Good evening, everyone. Hope everyone is doing fine and keeping safe. On the occasion of World Arthritis Day, Tricolor Hospitals has taken an initiative to educate people about arthritis, its symptoms, precautions, and causes. For this, we have with us Dr. Himanshu Pathak, who is consultant rheumatologist at Tricolor Hospitals. Good evening, sir. How are you doing today? Hello. Hello. Good evening, sir. How are you doing today? Yeah, I'm very fine. Thank you. How are you? I'm good, sir. So please tell us something about yourself. So, I am Dr. Himanshu Pathak. I'm a consultant rheumatologist at Tricolor Hospital, Vadodara. So, essentially, I'm a specialist in arthritis, autoimmune conditions, and various other bodily conditions which deal with connective tissue of the body. Okay. Thank you, sir. This will be a interactive live session. I request our viewers to share any queries and doubts related to arthritis in the comment section. We will be taking up these questions by the end of our session. To begin with, sir, can you please shed light on what arthritis is? So, I just want to remind my viewers today that today is World Arthritis Day. So, every year, 12th of October is celebrated as World Arthritis Day. And the purpose of this day is to increase awareness about arthritis. So, coming back to your question, what is arthritis? So, arthritis is a condition where there is pain, swelling and stiffness of the joint. इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हमारे शरीर के जोड़ों का सूजन, जोड़ों का दर्द और जोड़ों की जकड़न, इसको आर्थराइटिस कहते हैं. Sir, what are the different types of arthritis? So, आर्थराइटिस ये जो एक बीमारी है ये बहुत अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट हो सकती है. ऐसे देखा जाए अगर मेडिकल लिटरेचर में हम देखें तो 100 से भी ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस हैं जो आर्थराइटिस के साथ में लिंक्ड हैं, यानी कि जिनमें जॉइंट का प्रॉब्लम, जोड़ों की तकलीफ हो सकती है. पर जो कॉमन आर्थराइटिस हैं जो कॉमनली पॉपुलेशन में पाए जाते हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस. दूसरा एक आर्थराइटिस है उसे कहते हैं गाउट. एक आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. एक आर्थराइटिस है जो कि सोरियासिस के साथ में होता है, एक स्किन कंडीशन है, उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं. और कभी कभी आर्थराइटिस कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे कि लूपस और स्क्लेरोडर्मा के साथ में भी होता है. तो ये कुछ मुख्य मेन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं, पर इसके अलावा भी बहुत अलग डिफरेंट टाइप्स के आर्थराइटिस भी होते हैं. ओके. तो ये जो सारे आर्थराइटिस है इसके कोई वार्निंग साइंस और सिम्टम्स होते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि आर्थराइटिस जो है ये जोड़ों का दर्द, ये जोड़ों की सूजन. तो अगर हम देखें तो स्पेशली मिडिल एज में, वर्किंग क्लास में, पुरुष हो या स्त्री हो, जोड़ों का दर्द एक कॉमन तकलीफ है. पर अगर कभी भी कोई भी जोड़ों का दर्द वो जोड़ों की सूजन के साथ में अगर एसोसिएटेड हो, तो दर्द के साथ में सूजन हो रही है और उसके साथ में जकड़न भी हो रही है जो कि 1 या 2 वीक के से ज़्यादा लंबी चल रही है, तो वो आर्थराइटिस के चिन्ह हो सकते हैं. तो इन कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. ओके. तो आर्थराइटिस होता कैसे है एग्जैक्टली? तो देखिए, जिस तरह से अलग अलग तरह के आर्थराइटिस हैं उसी तरह से आर्थराइटिस होने के कारण भी हर आर्थराइटिस के अलग अलग हैं. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम सादी भाषा में वियर एंड टियर रिलेटेड आर्थराइटिस कहते हैं, इसके होने के कारण कुछ जेनेटिक कारण है, यानी कि जो हमारी फैमिलियल, हमारे शरीर के अंदर जो जीन्स होते हैं उससे लिंक होते हैं,
या कुछ लोगों में जिन्होंने बहुत फिजिकल एक्सर्शन किया है अपनी 20s और 30s और 40s में, उनको ये आर्थराइटिस नीज का, हिप का, हैंड का आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये एक तरह का एक आर्थराइटिस हुआ। एक दूसरी तरह का आर्थराइटिस जो दूसरा कॉमन आर्थराइटिस है उसे गाउट कहते हैं। उस आर्थराइटिस में हमारे शरीर में एक सब्सटेंस यूरिक एसिड जो ब्लड में होता है वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण गाउट हो सकता है। यहाँ ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जोड़ों का दर्द नहीं होता है, पर यूरिक एसिड के बढ़ जाने से आर्थराइटिस हो सकता है, यानी कि एक या दो जोड़ों में बहुत सूजन आ सकती है, स्पेशली पैर के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उसमें। एक तीसरा आर्थराइटिस होता है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक है। इसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हमारे शरीर के विरुद्ध ही कुछ एंटीबॉडीज बनाती हैं, और इसके कारण और ये एंटीबॉडीज जाके जॉइंट पे अटैक करते हैं और फिर ये आर्थराइटिस होता है। सो इस तरह से ये कॉमन टाइप के आर्थराइटिस है। अब कॉमनली दूसरे आर्थराइटिस जैसे चिकनगुनिया आपने सुना होगा कि चिकनगुनिया हो गया उसके बाद आर्थराइटिस, तो इसमें जो चिकनगुनिया वायरस है ये जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वो आर्थराइटिस करता है। तो ये बेसिक टाइप के आर्थराइटिस के कारण है। Okay. So, what are the risk factors of having arthritis? Are there any controllable or uncontrollable factors या generic factors है जो risky हो सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि आर्थराइटिस सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको किस तरह का आर्थराइटिस है, यानी उसका एक्यूरेट डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा तो फिर हम क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या बचाव के उपाय हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो जैसे जो सबसे और वो बेसिकली नीज में, हिप्स में होता है। तो अगर हम उसके रिस्क फैक्टर की बात अगर हम कहें तो सबसे पहले फैमिलियल, अगर आपके फैमिली में आर्थराइटिस की हिस्ट्री है तो फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली 50s और 60s में होता है, तो अगर आपने अपने यंगर एज में बहुत फिजिकल एक्सर्शन किया है तो वो वियर एंड टियर रिलेटेड से भी वो भी एक कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। फिर एक तीसरा कारण होता है कि कोई तीसरी तरह का आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, जैसे आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उसी तरह से जो दूसरा कॉमन आर्थराइटिस है गाउट। अब गाउट में जैसे क्वेश्चन पूछा कि प्रिवेंटेबल कॉजेज, तो गाउट जो होता है वो बेसिकली यूरिक एसिड हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाता है, उसके कारण गाउट होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो क्यों बढ़ता है। तो क्या हमारा प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है उससे, क्योंकि यूरिक एसिड प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है, तो या एक वो कारण हो सकता है। और दूसरा कारण है कि जहाँ से यूरिक एसिड शरीर में निकलता है, क्योंकि यूरिक एसिड एक नॉर्मल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है प्रोटीन का हमारी बॉडी का, तो किडनी से वो निकलता है। तो अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो भी यूरिक एसिड शरीर में बढ़ सकता है। तो अगर ये आपके डॉक्टर के दिखाने के बाद ये डिसाइड हुआ, ये पता लगा कि यूरिक एसिड बढ़ने का कारण डाइट है या हाई प्रोटीन डाइट है, स्पेशली जैसे सोडा हुआ बहुत जिसमें शुगर है, रेड मीट हुआ या कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, तो ये जो अगर कोई अल्कोहल लेता है तो बियर हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो आर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करके एक्सर्शन और वियर एंड टियर को थोड़ा अवॉइड करके जॉइंट को प्रोटेक्ट करें तो वो भी एक प्रिवेंट आर्थराइटिस को, ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ने से रोका जा सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट का है कि जिस कारण से आर्थराइटिस हो रहा है उसका अगर एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो रहा है तो भी आर्थराइटिस बढ़ने से रुक सकता है। ओके, अच्छा, so are people with arthritis more likely to get any other illnesses? ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है और ये एक मेडिकल साइंस के का एक रिसर्च का विषय भी है। Right. अगर हम पूरा मेडिकल लिटरेचर देखें तो ये देखा जाता है कि जिन लोगों को
ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अलग तरह का दूसरी तरह का आर्थराइटिस होता है, उनमें कुछ कॉमन कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसका इंसिडेंस वो ज़्यादा होता है। अब ऐसा नहीं है कि आर्थराइटिस होने से हाइपरटेंशन या डायबिटीज होता है, पर वो एक मल्टीफैक्टोरियल कारण है, जिसमें एक कॉमन कारण है कि अगर आपको आर्थराइटिस है तो आपकी मोबिलिटी, आपका चलना फिरना, आपका एक्सरसाइज करना कम हो जाता है जोड़ों के दर्द के कारण, और उसके कारण फिर आपको कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, तो मोटापा बढ़ता है, वेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं डिसलिपिडीमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें, तो उसके साथ में फिर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी मेडिकल साइंस ये भी कहता है कि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो यूरिक एसिड से भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन के साथ में उसका लिंक है। तो ये कारण उसके साथ में हो सकते हैं। तो ये दूसरी बीमारियां भी पाई जाती हैं। अगर एक आर्थराइटिस, जिसको मैंने कहा ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर वो आर्थराइटिस है, क्योंकि ये एक इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन है, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है खुद के शरीर के विरुद्ध एंटीबॉडी बना रहा है, तो जो इम्यून सिस्टम से ऑटो इम्यून दूसरी कंडीशंस जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम हुआ, वो भी ज़्यादा पाई जाती हैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। सो इसलिए अगर आर्थराइटिस है तो ये सब बातों के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में कितने एडल्ट्स ऐसे होंगे जो आर्थराइटिस के साथ दे आर लिविंग विद आर्थराइटिस? तो एग्जैक्ट फिगर पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है। हम एक 130 करोड़ लोग हैं, पर एक आइडिया है कि अबाउट 10% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस या उससे रिलेटेड चिन्ह होते हैं, और अबाउट 1% पॉपुलेशन को एक जो दूसरा आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो होता है। और एक जो तीसरा आर्थराइटिस जो कॉमनली यंग पेशेंट्स में होता है, जो 20s 30s में, जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो कि स्नायु से स्पाइन रिलेटेड आर्थराइटिस है, जिसमें बैक पेन होता है और फिर जोड़ों में दर्द और स्वेलिंग होती है। वो आर्थराइटिस अबाउट 0.5 to 0.8% पॉपुलेशन को वो आर्थराइटिस है। तो फिर हम एक सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स की संख्या करोड़ों में है। Wow, that's a lot. So the last question is it possible to prevent arthritis? देखिए, आर्थराइटिस को प्रिवेंट करना पॉसिबल है। किस तरह से प्रिवेंट? तो जैसे मैंने कहा कि आर्थराइटिस कौन से टाइप का है, तो एक जो आर्थराइटिस है जिसे कहते हैं प्रिवेंटेबल आर्थराइटिस, दैट इज गाउट, क्योंकि उसका कारण हमें पता है कि वो यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। तो अगर हम अपने डाइटरी चेंजेस करके शरीर में हाई प्रोटीन डाइट अगर आप ले रहे हैं, हाई ग्लूकोज डाइट, हाई फ्रुक्टोज डाइट अगर आप वो ले रहे हैं, तो आप अगर उसको रोक दे तो फिर वो गाउट के अटैक्स बार बार आना बंद हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके अगर चिन्ह दिख रहे हैं और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से जॉइंट का डैमेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, उस वक्त ही अगर ट्रीटमेंट लिया, एडिक्वेट मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी किया, फिजियोथेरेपी किया, तो वो फ्यूचर डैमेज जो आर्थराइटिस से रिलेटेड है वो रुक सकता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि प्रिवेंट कर सकते हैं। Okay. It's now time to take up our viewers' questions. Okay. So the first question is by Akhil Dave. He asks, only old people get arthritis, right? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो आर्थराइटिस का जो प्रेजेंस है वो एज अर्ली एज 2 से 3 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है, जो कि इट गोज अप टिल 80 to 90 ईयर्स। तो जो बच्चों में जो आर्थराइटिस होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। तो ये एक बहुत रियल प्रॉब्लम है।
तो यंग लोगों को भी आर्थराइटिस हो सकता है। एक दूसरा आर्थराइटिस है, उसको बोलते हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस यंग में ही होता है, 20s, 30s एंड 40s में ही होता है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसका स्टार्ट भी 30s और 40s में ही होता है ऑफ एज। तो ओल्ड एज का जो आर्थराइटिस है, यूजुअली वो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो मैंने कहा, जो सबसे कॉमन है वियर एंड टियर रिलेटेड, वो ओल्ड एज का है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत डिफरेंट टाइप के आर्थराइटिस हैं, तो आपको हर एज ग्रुप में आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एल्डरली की बीमारी है, नहीं, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। Okay. The next question is by Rajshri Bhavsar. Can an accident be the reason for arthritis in future? हाँ, ये एक रीजन हो सकता है। अगर कोई एक्सीडेंट के कारण अगर आपका कोई भी जॉइंट डैमेज हुआ है, सपोज आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उसमें नी इंजरी या हिप इंजरी हुई है, तो वो इट मे बी अ रीजन फॉर फ्यूचर ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि वो एक स्टार्ट हो सकता है फ्यूचर में जाके उस जॉइंट में आर्थराइटिस डेवलप होने का। तो उस सिनेरियो में जो आर्थराइटिस डेवलप होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे मैंने कहा कि सेकेंडरी कॉजेज, यानी प्राइमरी कॉजेज होते हैं जो हमारे शरीर के इंटरनल कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं, और एक दूसरा कारण होता है कि बाहरी कारणों के कारण। तो उसमें एक एक्सीडेंट से भी अगर जॉइंट डैमेज हुआ है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस फ्यूचर में जाके कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सबको होगा, पर हाँ, फ्यूचर में वो रिस्क फैक्टर है। Okay. The next question is by Darshan Acharya. He asks, can I exercise with knee arthritis? बिल्कुल, आप नी आर्थराइटिस के साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये ज़रूरी है कि आपका आर्थराइटिस किस स्टेज में है। क्या वो केवल कुछ आर्थराइटिस के चिन्ह हैं और कोई जॉइंट डैमेज नहीं है? अगर वो स्टेज में है तो एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा होता है। और इनफैक्ट उससे कुछ लोगों में अगर वो एक्सरसाइज करें तो फ्यूचर में जाके उनके आर्थराइटिस के चिन्ह पूरे ही ठीक हो जाते हैं। पर अगर आर्थराइटिस लेट स्टेज का है, इसका मतलब कि आर्थराइटिस के कारण जॉइंट में डैमेज काफ़ी हो चुका है, तो उस सिनारियो में कुछ हमें एक्सरसाइज बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो मसल स्ट्रेंथ और मोबिलिटी के लिए ज़रूरी है। पर कुछ टाइप की एक्सरसाइजेस जैसे वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस अवॉइड करना होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से मिल के एक प्रोफेशनल ओपिनियन लेके पहले ये कंफर्म करें कि कहाँ कौन सी स्टेज का आर्थराइटिस है, किस टाइप का आर्थराइटिस है, और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करने से फायदा होगा। Right. The next question is by Sanjay Iyengar. He asks, along with osteoarthritis, can tenosynovitis in the right foot metatarsal be treated? या सो जिन दर्शकों को टीनोसाइनोवाइटिस का मतलब नहीं पता, वो टीनोसाइनोवाइटिस मतलब कि जॉइंट के आसपास जो हमारे टेंडन्स होते हैं, जिसको हम सादी भाषा में स्नायु भी कह सकते हैं, उनका स्वेलिंग, ये बिल्कुल ट्रीट हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टीनोसाइनोवाइटिस पहले ये हो क्यों रहा है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन कारणों से ये टीनोसाइनोवाइटिस हो रहा है। क्या ये ओवर यूज इंजरी है, मींस आपको आर्थराइटिस है और आप प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और जॉइंट का ओवर यूज कर रहे हैं, उसके कारण टीनोसाइनोवाइटिस है, कि कोई दूसरा आर्थराइटिस, जैसे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में कोई दूसरी तरह का आर्थराइटिस है, जैसे दूसरे आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी टीनोसाइनोवाइटिस करते हैं। तो एक बार जब कारण पता पड़ गया कि किस तरह का आर्थराइटिस है, तो फिर आगे जाके उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। Okay. So the next question is by Ashutosh Vyas. Does being overweight affect arthritis? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ओबेसिटी या ये ओवरवेट से आई थिंक यू मीन ओबेसिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस का, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। तो
जो ओवरवेट होने के उसके 2-3 मैकेनिज्म होते हैं कि क्यों वो आर्थराइटिस का रिस्क फैक्टर है। तो सबसे जो कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है कि बिकॉज ऑफ वेट जॉइंट पे प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो उनका वियर एंड टियर नॉर्मल एज से जल्दी होता है, इसलिए उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस सिनारियो में हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस या एंकल, जो लोअर लिम्ब के, जो हमारे पैरों के जॉइंट्स हैं, उसमें आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से जो दूसरा ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है, उसमें भी ओबेस पेशेंट्स को, ओबेस पर्सन को वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़्यादा होते हैं और उनका इंट्रैक्शन होके वो एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। इसलिए वेट कंट्रोल कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइप के आर्थराइटिस में। Okay, right. So the next question is by James Bose. How is arthritis diagnosed? So जो आर्थराइटिस का डायग्नोसिस है, तो पहले जैसे हम बात कर चुके हैं कि आपके चिन्ह के व्हाट आर द सिम्टम्स। So most of the arthritis are diagnosed on the basis of symptoms. So आप किस एज ग्रुप में हैं, आपके सिम्टम क्या हैं, कितने समय से हैं। अगर ये जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री, so हिस्ट्री से ही ऑलमोस्ट 80-90% टाइम आर्थराइटिस का डायग्नोसिस हो जाता है। और फिर उस जो हिस्ट्री के बाद जो टाइप के आर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी बनती है, उसको कंफर्म करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और एक्सरेज, और कभी-कभी एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखे जाते हैं, ऑटो इम्यून प्रोफाइल देखी जाती है, और उसके हिसाब से वो आर्थराइटिस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और एक्सरे करने का पर्पस होता है कि अगर आर्थराइटिस के कारण ऑलरेडी कोई जॉइंट डैमेज हो तो नहीं गया है, वो देखने के लिए, तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक्सरेज और रेडियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि यंग एज ग्रुप का बैक पेन रिलेटेड आर्थराइटिस है, उसका जो अर्ली डायग्नोसिस है वो एमआरआई से ही होता है, क्योंकि एक्सरे में वो चेंजेस आने में 8 से 10 साल तक भी लग सकते हैं। इसलिए अगर क्लिनिकल सस्पिशन हाई होता है तो हम पेशेंट को तुरंत ही एमआरआई करने की सलाह देते हैं, क्योंकि एमआरआई में उसका डायग्नोसिस तुरंत हो जाता है। तो इस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है। ओके, इशिता का क्वेश्चन है, कैन योगा हेल्प विथ आर्थराइटिस? बिल्कुल, योगा जो माइंडफुलनेस है, सो हमारा शरीर आइसोलेशन में काम नहीं करता। हमारे शरीर के सारे अंग, ऑल ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, दे आर लिंक्ड टू ब्रेन। सो इफ योर माइंड इज रिलैक्स्ड, इफ योर माइंड इज स्ट्रेस फ्री, एवरीथिंग फील्स बेटर। सो योगा से जो मेडिटेशन है या योगा से जो पेन थ्रेशोल्ड है, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, जो रेगुलर योगा और मेडिटेशन करते हैं, उनको पेन का जो फीलिंग है वो कम होता है। दे कैन मैनेज देयर पेन वेल। और योगा में जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जो फिजिकल पोस्चर्स हैं, उससे मसल स्ट्रेंथ और जॉइंट स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ये किसी स्पेशलिस्ट से मिल के पहले ये कंफर्म कर लें कि कौन से योगा के पोज करने से जॉइंट में नुकसान नहीं होगा। वंस एक बार वो क्लियर हो जाए तो उसके बाद में फिर आप कर सकती हैं। Right. The next question is by Priya Patel. Dietary advice to prevent arthritis for people with arthritis. तो देखिए, डाइट का हमें सब चीज़ों से लिंक होता है। तो एक जो उसके बारे में एक जो बात है कि देयर इज नो डायरेक्ट लिंक कि अगर आपने ये खाया तो आपको ये आर्थराइटिस होगा। ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, एक्सेप्ट एक आर्थराइटिस गाउट, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट, हाई शुगर, हाई फ्रुक्टोज डाइट से उससे लिंक होता है, क्योंकि उससे यूरिक एसिड बढ़ता है और गाउट होने के चांसेस होते हैं। पर दूसरे तरह के कोई भी आर्थराइटिस डाइट से लिंक नहीं है। अभी हमारे सोसाइटी में या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि खट्टा खाने से या प्रोटीन खाने से आर्थराइटिस होता है, तो ऐसा इस बात का कोई एविडेंस एज सच नहीं है। पर यह भी समझना ज़रूरी है कि हर पेशेंट, हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है
और उसको कोई भी किसी भी वस्तु से कुछ तकलीफ हो सकती है। कुछ लोगों को ये खाने से तकलीफ होती है, कुछ लोगों को वो खाने से, तो शायद वो उससे लिंक हो सकता है, पर हम जनरलाइज नहीं कह सकते कि डाइट से कुछ लिंक है। जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, हाई सॉल्ट डाइट, हाई शुगर डाइट, जो डाइट से जिससे वेट बढ़ रहा है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो डाइट बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि आर्थराइटिस में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, आपका ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, वेट कंट्रोल रहे, क्योंकि वो अगर सब कुछ रहेगा तो आर्थराइटिस का जो पेन है, उसका परसेप्शन, जो पेन कम होता है और आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट का फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से वो डाइट लिंक है आर्थराइटिस से। Okay. The next question is again by Sanjay Iyengar. He asks, what are the chances of arthritis to be developed in a sports person? अब जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में ऐसा नहीं है कि सारे स्पोर्ट्स पर्सन को आर्थराइटिस डेवलप होता ही है। थोड़ा सा उनका रिस्क ज़्यादा है। जैसा मैंने पहले कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स यू प्ले। तो इफ अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपको नी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ फुटबॉल। तो शायद उन लोगों में आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ही होगा, पर अगर आपको रिपीटेड नी इंजरीज हुई है, मेनिस्कस इंजरी हुई है नी की, तो वो रिस्क बढ़ जाती है। उसी तरह से टेनिस प्लेयर्स हैं जिसमें शोल्डर का और एल्बो का बहुत यूज होता है, तो वो जॉइंट का कंटिन्यूस रिपीटेटिव मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। और अगर आपको बार बार इंजरीज हो रही हैं तो उसमें भी आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्ट यू प्ले, बट दैट ऑल्सो अदर थिंग इज टू बी अंडरस्टूड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन फिजिकली एक्टिव, प्ले स्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि उसके साथ में जो मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्टेबिलिटी और कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट जो स्पोर्ट्स के आपको मिलते हैं वो अनपैरेलल हैं। तो आपको स्पोर्ट्स खेलना है, सब कुछ खेलना है, पर यस प्रिकॉशन लेके, और अगर आपको ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, तो उसका प्रॉपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट करके फिर खेल सकते हैं आप। Okay. The next question is by Pranav Chafikar. How much can we walk or run daily to prevent wear and tear of bones? Is there any limit for that? So there is no limit. तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 किलोमीटर दौड़ें या 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी स्टेमिना, योर बॉडी स्ट्रक्चर, योर एंड्योरेंस। तो अब जैसे मैराथन रनर्स हैं, सो दे रन 40, 41, 42 किलोमीटर्स, किसी को आर्थराइटिस नहीं होता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर रनिंग में है, इफ़ यू आर इनटू रनिंग, इट इज़ यू मेक अ प्रॉपर प्लान, टेक अ स्पेशलिस्ट, एक प्रोफेशनल ओपिनियन ले कि आपकी स्ट्रेंथ, अगर आपकी कोई मसल्स वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें, और हेल्दी डाइट रखें, हेल्दी वेट रखें, और उसके बाद में फिर स्लोली स्टेमिना डेवलप करें और फिर रन करें। तो इफ़ यू वो सडनली ऑन अ डे यू डिसाइड कि आज आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होने वाली है। पर अगर आप ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव करेंगे विद प्रॉपर मसल स्ट्रेंथनिंग और प्रॉपर मसल एक्सरसाइजेस, तो कोई भी आपको वियर एंड टियर होने के चांसेस नहीं है। एक दूसरा एस्पेक्ट है कि प्रॉपर शूज वेरी इंपॉर्टेंट रनर्स के लिए, कि वो शूज कौन से पहन रहे हैं। तो प्रॉपर रनिंग शूज पहनेंगे तो इंजरीज कम होती है। Okay. The next question is by Jinda Bharmi. Can a habit of cracking knuckles cause you develop arthritis? No, Jinda, we don't have any evidence कि cracking knuckles से arthritis होता है, पर yes, it's very annoying. और I remember one of my patient told me कि जो लोग आजू बाजू ये बार बार अपने जॉइंट को बजाते हैं, वो बहुत लोगों को अनाय करते हैं। So I think it's a matter of habit कि we should stop doing that, or if someone is doing that, तो उससे arthritis नहीं होता है। Right. The next question is again by Sanjay Iyengar. He asks, what kind of aqua therapy can help fast recovery from osteoarthritis? Yeah, so
Water-based exercises are excellent for any type of arthritis because they take away that weight loading portion. So I think the answer to that, what type of aquatherapy, probably a rehabilitation expert or physiotherapist would be is the right person to answer that. What type of therapy? But yes, they are really helpful. Okay. The next question is by Priya Patel. Steroid injection is useful for further progression of arthritis or no? Okay. So Priya, I think answer to that question is that steroid injections are very helpful in certain situations. That's why they are still there. That's why we give them. If the arthritis is acute, sudden onset, and we need immediate relief, steroid injections help really well. But there is sort of what we say is a limit to the steroid injection. The main purpose of giving steroid injection, say for the joint problem, knee problem, अगर osteoarthritis है या कोई दूसरा inflammatory arthritis है, to decrease the inflammation of that joint so that your mobility increases and you can do regular physical activity. So that is a part that is the reason why steroid injections are advised. So essentially they are given either once or twice. But if your arthritis is coming back in spite of two or three steroid injections, it means कि आपका arthritis का treatment proper नहीं हो रहा है, तो फिर treatment को modify करने की जरूरत होती है. Okay. The next question is by Rajshri Bhavsar. Are there any preventive measures to avoid early arthritis in youngsters? Usually early arthritis, जो youngsters का या juvenile arthritis है, usually it is not linked to sort of any particular thing. It is what familial related arthritis होता है. But the principle of arthritis prevention remains same everywhere. Healthy diet, weight control, regular physical activity. If you follow all this, probably you can prevent the arthritis like osteoarthritis, which may develop in future. Okay. The next question is by Paresh Rana. Arthritis can be straightened or prevented if the toes and fingers are twisted. I think that's a doubt. When arthritis is for long time, अगर arthritis लंबे समय से है, especially toes का, पैर की उंगलियों का arthritis अगर लंबे समय से है, तो उसके कारण जो डैमेज होता है जॉइंट्स में, उसके कारण टोज जॉइंट और उसके आसपास के जो टेंडन्स में जो स्नायु में डैमेज होता है, उसके कारण टोज दे गेट डिफॉर्म्ड. सो बाय ट्रीटमेंट एंड बाय फिजिकल थेरेपी थोड़ा बेनिफिट तो हो सकता है, बट मेनी अ टाइम्स दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट नहीं होता. एंड इन दैट सिनेरियो वी नीड हेल्प ऑफ अ फुट सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और फुट सर्जन, जो कि एग्जैक्टली मेजर लेके वो ट्रीटमेंट ऑप्शन विद ऑपरेशन, उससे वो टोस को स्ट्रेटन किया जा सकता है. Okay. I don't think that we have any more questions now. Thank you so much, sir, for a very informative session. I'm sure a lot of queries and doubts were answered today on arthritis. And lastly, thank you to all our viewers for joining. See you soon. Until then, please stay safe and stay home. Thank you. Bye-bye.